चलिए समझिएगा, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। कहता है प्रकाश के अपवर्तन की बात हम कर रहे हैं। ध्यान दिया जाए, प्रकाश के अपवर्तन की बात हम कर रहे हैं और ये शुरू से सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, इसलिए ध्यान देंगे, आप समझेंगे और इसका नोट्स का पीडीएफ बना करके आपके व्हाट्सएप पर हम डाल देंगे। ठीक है, तो देखा जाए ये प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। कहता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो वह अपना रास्ता चेंज कर देता है, बदल देता है। जब वह रास्ता बदल देता है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वह अपना रास्ता बदल देता है, मतलब चेंज कर जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, ये हम शीशा मान ले रहे हैं, शीशा है, ठीक है। प्रकाश इस माध्यम से आ रहा है, ये माध्यम क्या है, हवा। अब ये मान ले रहे हैं कि प्रकाश जो है हवा से चल करके आ रहा है और शीशा में जा रहा है, ठीक है। जब ये जहां से ये माध्यम चेंज करेगा वहां क्या करेंगे, अभिलंब डालेंगे, ये अभिलंब है, ठीक है। तो कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपना रास्ते से बदल जाता है, मतलब अपना रास्ता बदल देता मतलब कि जिस रास्ते से वो जा रहा था वहां से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, या तो लंब की ओर विचलित होगा या लंब से दूर भागेगा, ठीक है। हवा में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 गुना 10⁸ मीटर हर सेकेंड होता है। कहाँ, हवा में होता है इसका चाल, ठीक है। तो जितना हवा में है और वो जैसा ही ये सघन माध्यम में आ गया इसकी चाल घट जाती है। खैर इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं, तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। फिर क्या है यहाँ पर, अपवर्तन के नियम को लिखें। ये टॉपिक आप 10 क्लास में भी पढ़े हैं, वही जवाब यहाँ भी है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सेम है, थोड़ा सा रेंज बढ़ जाता है तो उसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अपवर्तन के नियम को लिखें, तो यहाँ नियम है। नियम क्या है भाई, तो देखिए ये जो है आपतित किरण हो गए, आपतित किरण मतलब आने वाला किरण को आपतित किरण कहेंगे। जो किरण आ रही है वो आपतित किरण हो गया। जिस बिंदु पर यह किरण आती है ये जो है आपतन बिंदु कहलाता है। कौन बिंदु कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है, इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है, आपतन बिंदु। तो ये आपतित किरण हो गया। इस किरण को तो सामने जाना चाहिए था, अगर ये माध्यम नहीं रहता, शीशा नहीं रहता तो ये क्या करता, प्रकाश ऐसे सीधा चला जाता, लेकिन ये शीशा रहने के कारण अपने पथ से विचलित हुआ है। तो इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। कौन किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देख लीजिए, पिक्चर को देखिए, आपतित किरण है, आपतन बिंदु है और अपवर्तित किरण है। एक पॉइंट और यहाँ देखिए, ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब के मतलब नॉर्मल, अंग्रेजी में इसको नॉर्मल कहते हैं, माने जहां पर वो 90 डिग्री का कोण बनाए हुए सतह पर, इसलिए इसका नाम अभिलंब है, ठीक है। तो आप देखिए अपवर्तन का नियम क्या है, तो कहता है अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई, ध्यान दीजिए, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल या एक ही समतल में होते हैं। आप समझ रहे हैं,
कुछ नहीं, जो सामने दिखाई दे रहा है वही परिभाषा है। आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, आपतन बिंदु है, इस पर जो लंब खींच रहे हैं वो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम जो है स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम है, आप पहले यहाँ कोण बना दीजिए। आने वाली किरण जो कोण बनाता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और ये रास्ते से विचलित हो गया है, इसका जो है नाम है अपवर्तन कोण नाम है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हो गया आपतन कोण। आपतन कोण इसको कहते हैं। और यहाँ जो आर जो लिख रहे हैं वो अपवर्तन का कोण है। ठीक है। तो आपतन कोण है और अपवर्तन का कोण है। चलिए देखिएगा, गए थे थोड़ा इंक मंगाने के लिए, तो हम ये कह रहे हैं कि आपतन कोण ये है। आपतन कोण कहते हैं किसको? तो अभिलंब के साथ जो किरण आकर के कोण बनाता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। और जितना कोण बना करके लंब की ओर आया है या लंब से दूर भागा है वो अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है। तो ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण आई हम लिखे हुए हैं और अपवर्तन कोण आर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जया, ये जया क्या है भाई? मतलब साइन आई। साइन आई को हम क्या कहते हैं? जया कहते हैं। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, तो अपवर्तन कोण क्या हो गया? आर हो गया। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया जो होंगे का अनुपात जो होगा वो स्थिरांक होगा। क्या होंगे? स्थिरांक होंगे, स्थिरांक होंगे। ठीक है। जिसे म्यू से सूचित किया जाता है, ये म्यू से सूचित करते हैं और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कह रहे हैं? नहीं करिए। हाँ देखिए सर। और समझिए इसको, प्रकाश के अपवर्तन के मतलब होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलेगा तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाएगा। ठीक है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन के दो नियम। पहला क्या नियम है? आपतन आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु विलंब तीनों एक तल में या एक ही समतल में होते हैं। ठीक है। यह पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण की जया मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात होता है। ठीक है। और इसे म्यू से सूचित करते हैं जिसको आप अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। इसका नोट्स पीडीएफ बना के भेजा जाएगा। पहले आप चौकट करिए, इसका फिगर बनाइए। स्याही मंगा है, भरेगा तब साफ दिखाई पड़ेगा। ये 10 क्लास में भी आप पढ़े हुए हैं इसको। इसका फिगर बनाइए।
बना लिए? अब जरा ध्यान दीजिए इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए। देखिएगा, यहाँ जो प्रकाश चल रहा है हवा है, इसके मतलब एक माध्यम कौन सा है? हवा है। दूसरा माध्यम क्या देख रहे हैं? शीशा है। मतलब प्रकाश हवा से चल करके शीशा में आया है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हवा है, इसको हम मीवर मान ले रहे हैं। वर्तनांक इसका जो है हम मीवर मान ले रहे हैं। यह शीशा में आ रहा है, इसका वर्तनांक हम मीटू मान ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ जो स्नेल का नियम जो कहता है, यह स्नेल का नियम क्या कह रहा है कि पहला माध्यम से ये दूसरा माध्यम में गया है। एक माध्यम यहाँ से है, पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में आया है। तो यहाँ जो आप वर्तनांक जो स्नेल का नियम में देख रहे हैं, यहाँ पर 1 से 2 आप दिखा सकते हैं। और जैसे है साइन आई, तो आप साइन आई लिखिए, और ये बाटा क्या करेंगे? साइन आर करेंगे। तो यहाँ आप जो है माध्यम आप दे सकते हैं। माध्यम देने से ये होगा कि ये पता लगेगा कि कौन सा माध्यम से चल करके कौन सा माध्यम में आप जा रहे हैं। तो यहाँ तो ये 2 माध्यम शो कर रहा है, यहाँ 2 माध्यम शो कर रहा है। तो हमको दोनों को दिखाना है, तो क्या करेंगे? नीचे वाला जो मीटू है वो ऊपर चला जाएगा और मीवन जो है वो नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए इसको कैसे तोड़िएगा। ये मीटू हो गया और बाटा मीवन हो गया। ब्लू है, काला है। चलिए, तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, जो मीटू जो आप नीचे लिखे हुए हैं ये ऊपर चल जाएगा, और मीवन जो आप लिखे हुए हैं वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है माध्यम को आप अलग अलग आप दिखा सकते हैं। समझ में आ रही बात? आवाज जा रही है? सर आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। नोट्स में पीडीएफ शुरू से डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। अब देखिएगा, अब जैसे यहाँ पर कोण जो देख रहे हैं यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दिया साइन आई, और बाटा ये क्या हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा। अब इसको तिरछा गुना करिए, तो यहाँ मीवन गुना ये हो जाएगा साइन आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटू गुना ये हो जाएगा साइन आर। तो ये वाला सूत्र जो है उपयोग करना अच्छा है। आप ये वाला स्नेल का नियम उपयोग करेंगे तो गड़बड़ होगा। 1 से 2, 2 से 1 में आपको डिफरेंस करने में दिक्कत हो जाएगा। अगर आप यही तिरछा गुना ऐसे करके करते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ मीवन है तो मीवन पहला माध्यम है, यहाँ कौन बनाया गया है? ये मीटू है, तो इस माध्यम में कौन बनाया गया? माने जिस माध्यम में आप हैं, मीवन माध्यम में है तो मीवन माध्यम में कौन बनाया गया है, और मीटू माध्यम में है तो मीटू माध्यम में ये कौन बनेगा। तो ये वाला जो है यह स्नेल का नियम उपयोग करना अच्छा है। स्नेल का ये नियम है और इसी का हम उपयोग करेंगे, ये आसान होगा। ये वाला ठीक है, ये वाला आप यूज नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में ये यूज नहीं करेंगे। ये यूज करेंगे तो ध्यान देना होगा कहाँ 1 होगा कहाँ 2 होगा, कैसे हम लगावे। तो ये बेटर है उपयोग करना। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। हो गया, सब पढ़ाया हुआ है, वीडियो भी इसका बन रहा है, वीडियो भी डाल देंगे।
यह स्नेल का नियम समझ गए। यह सवाल 2 नंबर का सवाल में आया करता है। क्या स्नेल के नियम को आप लिखें, या नहीं तो इस पर सवाल न्यूमेरिकल्स दे देता है। ठीक है, तो अब इससे जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स बना कर देखते हैं, क्या न्यूमेरिकल्स रहते हैं, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं। आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन है, इसी पर इसी फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है क्या कह रहा है। यहाँ सवाल लिख रहे हैं, हवा जो विरल माध्यम जिसको आप कहते हैं, विरल माध्यम, हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तथा हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक 1 है। ठीक है, और 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 आपतन कोण क्या हुआ, हो रहा है सर। और आपतन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, आपतन कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। प्रकाश और उस माध्यम का लिखेगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें, अपवर्तनांक ज्ञात करें जहां अपवर्तन कोण 45 डिग्री है। यह सवाल है। सवाल को देख करके घबराइए नहीं, सवाल बनाया जाता है, कुछ कहानी पर रख करके बनाया जाता है, तब यह सवाल उत्पन्न होता है। इसलिए सवाल देख के घबराना नहीं है, सवाल में देखिए कौन कौन सा टर्म है उसको देखिए, ये जो है इसमें क्या क्या टर्म है उसको चौकट करिए, और उसके बाद देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या क्या दिया हुआ है उसकी भी हम बात करते हैं, उसको चौकट करते हैं। यह सवाल स्नेल के नियम पर है, तो बिल्कुल आसान होता है, बस खाली जो है आप उसका फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है हमें और क्या निकालना है, देखिएगा। हवा जिसको विरल माध्यम कहते हैं, प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो प्रकाश की चाल दिया हुआ है, तो देखिए प्रकाश की चाल लिखते हैं, हम आंसर बना रहे हैं कैसे कैसे सोचा जाए। प्रकाश की चाल हमने लिख दिया, प्रकाश की चाल लिख दे रहे हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अपवर्तनांक तो ये 1 मान रहे हैं, मीवन हमने मान लिया, क्या कि पहला माध्यम मीवन से आ रहा है प्रकाश, तो हम मीवन को 1 दिया हुआ हमने लिख लिया। आपतन कोण यहाँ दिया हुआ, कोण आई बराबर जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ। देखिए आपतन कोण यहाँ लिखा हुआ, देखिए आपतन कोण है। उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें, मतलब कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमको निकालना है, तो यहाँ मीटू बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, मन उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है जहां अपवर्तन कोण क्या है, 45 डिग्री है। इसके मतलब आर जो है कितना दिया हुआ है, यह 45 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ, मी1 दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, मी2 निकालना है, आर दिया हुआ है। तो आप क्या जानते हैं, मी1 गुना साइन आई जानते हैं आप,
बराबर मीटू गुना क्या होता है, साइन आर होता है कि नहीं। इसलिए यहां से जो है मीटू निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मी1 गुना ये हो जाएगा साइन आई, अब बाटा ये क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। मी1 का मान 1 है तो यहाँ 1 रखिए, साइन आई 60 डिग्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे या साइन 45 डिग्री का मान रखेंगे, आज सॉल्व कर देंगे तो ये मीटू निकल जाएगा, आपको वर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है, तो सवाल देख कर घबराना नहीं है, बस कौन कौन सा टर्म है उसकी बात करनी है। अब देखिए ये फालतू दे दिया गया, इसका कोई काम नहीं हुआ है, ये फालतू दिया हुआ, तो दिया हुआ तो पड़ा रहेगा वैसे ही। ठीक है, इसको उतार लीजिए, जल्दी करिए, पानी पिला बेटा। सर सुनिए ना, हेलो, हाँ, बोल रहा था ना सर, म्यू2 बराबर म्यू1 गुने साइन आई सर। ये तो स्नेल का नियम अभी ना लाए, यस सर। अभी स्नेल का नियम लगा रहा है, मी1 गुना साइन आई मीटू गुना साइन आर, अभी ना हम यहाँ पे लिखे थे, उसी पर लगा दिया। का मान 60 डिग्री है, निकालना है 45 डिग्री है। यस सर, हो गया, समझ में आ गया। 60 का मान ले लीजिए, 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो ये √3/2 हो गया। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ऐसे होता है। इसको सॉल्व कर दीजिए, इधर हम जो है इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, जो आंसर आएगा वही आपका जो है मी2 का मान होगा। देखिए इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तब मी2 बराबर जो है ये √3/2 हो गया, और ये √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये कटेगा तो नीचे √2 बचेगा, तो √3 बटा यहाँ जो है √2 बन गया, तब 1.7 हो जाता है, और ये 1.4 हो जाता है। इसको भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। √3 का मान होता है 1.732, ये होता है 1.732 होता है, और √2 का मान होता है 1.414 ऐसे होता है। तो हम दो अक्षर लिए, ये दो अक्षर लेकर के ही हमने मान रखा, और इसको सॉल्व करेंगे तो मी2 का मान हो जाएगा। समझे, √3 का मान 1.7 हमने लिया, √2 का मान जो है हमने लिया जाकर के ये 1.4 लिया। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग इसको करते हैं। तो प्रॉब्लम भी जो है इसका आसान होता है, बस बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तो प्रॉब्लम भी आसान से बनता है। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव का बुक दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव को आप फॉलो करेंगे, आपको हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है गेस कर दिया है। ऑप्टिक्स में जो लगता है 5-6 गो है क्वेश्चन, जिसमें से 4 गो का आप टेस्ट दे चुके हैं, एक दिन और लेंगे पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम अपने मन से सवाल देंगे, जो आपको पता नहीं होगा, पता होगा आप याद कर ले होंगे तो पता होगा, तब हमारी वो टेस्ट होगी। अभी एक सवाल को कम से कम 10 बार आप लिखेंगे, और वो याद रहेगा जिंदगी भर। तो लॉन्ग की तैयारी उससे हो गई। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो है आपके पास जो बुक दिया गया है उससे आप पूछेंगे, और ये शॉर्ट परिभाषा सूत्र जो है शॉर्ट है, जैसे ज्यादा विस्तार नहीं है, इसको प्रेशर में नहीं लेके पढ़िए, रिलैक्स में रहिए। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल आ गया, माध्यम। ठीक है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो अब हम माध्यम कहेंगे की बात करेंगे कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला टॉपिक है, हम मीडियम की बात कर रहे हैं, प्रकाशीय माध्यम की हम बात कर रहे हैं।
तो सवाल है, ये बेसिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो इंटरमीडिएट को बेसिक माना जाता है, जो सिलेबस जो इंटरमीडिएट का है ये बेसिक है, और बेसिक रहने के बाद ही आप आगे एडवांस पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं या कुछ करिए, वो एडवांस आगे हो गया। इसलिए इंटर को बेसिक माना जाता है। पूरा सिलेबस नहीं पढ़िएगा तो आगे का उम्मीद कुछ नहीं रख पाइएगा, और जो बख्तियारपुर में कमी है ये, तो हमारा पढ़ाई उसी को अच्छा लगेगा जो पूरा सिलेबस पढ़ना चाहता है। ऊपरे झापरे पढ़ने वाला तो कितना दिन खुश रहेगा। ऐसा काम नहीं करिए, मेहनत थोड़ा करिए, जिंदगी बनानी है तो मेहनत तो चाहिए। आइए अगला सवाल लिख रहे हैं, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, सवाल यह है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कुछ नहीं है, प्रकाश जिस रास्ते से चलता है, प्रकाश जिस रास्ते से चलता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो रोड खोजते हैं कि रोड मिल जाता तो बढ़िया अच्छा से मोटरसाइकिल चलता है ना। तो अच्छा से उसे प्रकाशीय माध्यम, मतलब हो गया कि जिस रास्ता से चलती या गुजरती है। यस सर, जिस रास्ते से प्रकाश चलता है या गुजरता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है भाई? दो प्रकार के होते हैं सर, विरल माध्यम, संगम माध्यम। विरल माध्यम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेरर मीडियम, थोड़ा अंग्रेजी का टर्म भी याद रखिए। और दूसरा होता है सघन माध्यम जिसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, अब इन दोनों को जरा सा देखेंगे, इसमें सब्जेक्टिव भी पूछता है, 2 नंबर का भी सवाल पूछता है। तो हम बार बार फोकस जो करते हैं वो 2 नंबर के सवाल पर और ऑब्जेक्टिव के सवाल पर। लॉन्ग का तो सोचने नहीं, जो हमने दे दिया वो रामबाण है। इसलिए बार बार आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, ज्यादा मेहनत नहीं है। अब परिभाषा है और छोटा छोटा पॉइंट्स है, इसको बैठले बैठले जो 1-2 लड़का बैठ जाएगा, पूछताछ करिएगा, हो जाएगा। इसलिए रिलैक्स में रहिए, ऑल इज वेल में रहे। तो आप समझ रहे हैं कि माध्यम किसको कहते हैं? जिस रास्ते से प्रकाश चलता है या गुजरता है। अपना भाषा में लिखा करिए, एकदम बोलचाल की भाषा में। माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक विरल माध्यम होता है जिसको रेरर मीडियम अंग्रेजी में कहते हैं, दूसरा सघन माध्यम होता है जिसको डेंसर मीडियम कहते हैं। अब हम रेरर मीडियम की बात करने जा रहे हैं कि ये क्या है, तो देखा जाए। आइए, तो पहला हम बात कर रहे हैं विरल माध्यम का। तो इसमें पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं। पॉइंट वाइज लिखने से फायदा क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में वो आपको काम कर जाएगा। पहला पॉइंट क्या? पहला पॉइंट जो है कि विरल माध्यम में, जब विरल माध्यम कहते हैं किसको, पहले ये देखिए। विरल माने वीराना, जैसे रेगिस्तान में पेड़ छोटा छोटा जहां तहां होता है तो वीराना है। आप जो है मान लिया पुल पर दौड़ल जा रहे हैं, सवेरे सवेरे कोई नहीं है, बढ़िया सब दौड़ रहे हैं,
तो वीरान है, कोई नहीं है। अब भीड़ मिल गया तो सघन हो गया। तो कहने का मतलब कि विरल माध्यम उसे कहते हैं जहां प्रकाश को चलने में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, जैसे आदमी सवेरे सवेरे दौड़ रहा है, धावक दौड़ रहा है और उसको एकदम रोड एकदम खाली है तो विरल माध्यम है, और धावक जो है बहुत तेजी से दौड़ रहा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। उसी तरह से यहाँ है कि विरल माध्यम उसे कहते हैं जहां प्रकाश को चलने में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होता है, और इस माध्यम में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है ना। तो मतलब ये विरल माध्यम जो है लिख रहे हैं, विरल माध्यम कहते हैं, माध्यम उसे कहते हैं जहां प्रकाश को चलने में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होता है, कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होता है। और इस माध्यम और प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है 3 गुना 8 मीटर, 3 गुना 10 को 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और कहीं नहीं होता है, विरल माध्यम में ही होता है। और सबसे ये मैक्सिमम है इसका मान, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। प्रकाश की चाल जो है इससे ज्यादा नहीं हो सकता। विद्युत धारा की भी चाल यही, विद्युत धारा जब आपको हम पढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का भी चाल यही होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो प्रकाश और करंट दोनों की चाल यही होती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए विरल माध्यम की बात कर रहे हैं, तो माध्यम में शब्द आ रहा है कि चलने में रुकावट ना हो, इसका मतलब उसका अपवर्तनांक भी आपको ध्यान देना होगा। अपवर्तनांक के मतलब उसका नेचर बतला रहा है कि कैसा नेचर है, कौन माध्यम है, क्या चीज से बना हुआ है, क्या चीज है उसके बीच में। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक जो है 1 होता है या 1 से कम होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव की बात है कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो होंगे वो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। हवा जो है विरल माध्यम है, इसलिए हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, उस पॉइंट को हम लिखते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है इसको देखा जाए। तो दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, इसको आप सूचित करते हैं म्यू से, इसका सिंबल। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 या 1 से कम होता है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो विरल माध्यम हो गया। और तीसरा इसका पॉइंट है, जब प्रकाश विरल माध्यम में चलता है तो वह अभिलंब से दूर भागता है। आप 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, विरल माध्यम में प्रकाश अभिलंब से दूर भागता है। ठीक है, तो अभिलंब से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। अब इसमें क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इतने में तो ना तो दुनिया भर का ऑब्जेक्टिव आप खुद पैदा कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव यहाँ से अगर पूछ दे तो आपको देगा कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, पहला नंबर में।
देखिए पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पर आप लिख के चलते हैं। हालांकि ये रिकॉर्डिंग भी हो ही रहा है। सर सी नंबर क्या लिखे हैं? विरल माध्यम में प्रकाश में प्रकाश अभिलंब से दूर भागता है। प्रकाश अभिलंब से दूर भागता है। ट्यूबलाइट ऐसे खड़ा कर दिया इसलिए बोर्ड पर आ रहा है, इसको ऊपर टांग देंगे तो ठीक हो जाएगा। आवाज बढ़िया से जा रही है? यस सर। ठीक है, तब तो अच्छा है, हम इसी में काम करेंगे और इस पर जो है ऑब्जेक्टिव भी बनवाएंगे, सारा चीज होगा और वीडियो भी मिलता रहेगा इस पर। बस 1 महीना परेशानी है, थोड़ा स्कूल मॉर्निंग है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। सिलेबस आपका पीछे नहीं है, ऑप्टिक्स आप खत्म कर चुके हैं। ठीक है, क्लास आपका छूटा हुआ है तो ऑनलाइन करके हम देंगे। उत्तम है कि नहीं? उत्तम उत्तम नहीं है उत्तम सर। देखो कितना गलत बात है। वो लड़का हमको 1 सप्ताह से फोन कर रहा था, गायब है, बताओ। मनीष है? हाँ सर है मनीष। ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो अब हम बात कर रहे हैं इस पर, ऑब्जेक्टिव का हम बात करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव लिख करके थोड़ा डैश लगाइए और अपने सब बताइए। सर जाओ रे आवाज। तो अब हमने विरल माध्यम को खाली पढ़ा है और इस पर हम ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं ताकि जो है ध्यान रहे और याद हो जाए ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते। हम देखें बना दे। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। पहला लिख रहे हैं, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। होती है। ए में दे रहे हैं, का में दे रहे हैं 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बी खा में दे रहे हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। गा में दे रहे हैं 1 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। घा में दे रहे हैं नानोपतीज। क्या हुआ? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही बात है। ये कैसे हो रहा है? तुम कहानी पढ़ा तब ना हो रहा है, इसलिए बढ़िया से टॉप। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल हम कर रहे हैं। विरल माध्यम में, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ए में देखिए 1 से कम, बी में देखिए 1 या 1 से कम, सी में देखिए 1 से अधिक, डी में कोई नहीं। 1 या 1 से कम सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी जवाब आदमी का सही हो रहा है, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन है। यहाँ 1 भी हो सकता है या 1 से कम हो सकता है। ये क्या था? 1 से कम केवल है ना, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो गया। क्लियर? चलिए उतारिए फटाक से। और सर अगर मान लीजिए बी नहीं रहा ऑप्शन में, ए हाँ तो ऑप्शन में रहा तो ए ये होगा। मानेंगे। बी नहीं रहता तो ये रहता। चला जाए, आगे देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तीसरा नंबर।
तीसरा नंबर, विरल माध्यम में विरल माध्यम में प्रकाश मुड़ती है। अब विरल माध्यम में प्रकाश चलती है लिखते हैं, सिर्फ आंसर तुरंत पकड़ लेगा, चलती है। पहला में लिख रहे हैं विरल माध्यम में कैसे चलता है, देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, अभिलंब की ओर चलती है। बी में लिख रहे हैं अभिलंब से दूर चलती है। अभिलंब से दूर चलती है। सी में लिख रहे हैं ए और बी दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। डी में लिख रहे हैं कोई नन ऑफ दीज। बताइए कौन होगा? विरल माध्यम में प्रकाश किधर चलती है? अभिलंब की ओर चलती है कि अभिलंब से दूर चलती है? अभिलंब दूर चलती है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिलंब से दूर चलती है। तो यही ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव जो है तभी क्लियर होगा जब आप उसका जो है परिभाषा आप ध्यान रखेंगे। परिभाषा ध्यान रखेंगे तो 2 नंबर का सवाल भी बनेगा, है ना। तो दोनों बात इसमें होगा। लॉन्ग का तो चिंता ही नहीं करना है। लॉन्ग तो एक क्वेश्चन हम 10 बार लिखवाएंगे आपको, उससे को कुछ चिंता नहीं करना है। तो ये बिल्कुल आसान हमने पढ़ाई कर दी आपका कि परिभाषा देखिए, उसी को बढ़िया से बगुले की तरह देखिए, जैसे बगुलवा कैसे देखता है नदी के किनारे। अब मछली आया, उसको लोक लिया, एकदम बगुला बंद, बको ध्यान। परिभाषा पढ़िए, 2 नंबर का सवाल उसमें से आएगा। अब बगुला की तरफ ध्यान दीजिएगा तो उससे ऑब्जेक्टिव भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव जो है न्यूमेरिकल टाइप से रहते हैं, तो फॉर्मूला जैसा भी हमने आपको सिखाया वो सही रहता है, इसलिए परेशानी की बात नहीं है, डेली पढ़ने की बात है। तो हमने आपको विरल माध्यम पढ़ाया, अब हम सघन माध्यम की बात कर रहे हैं। ये सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, व्हाट्सएप पर डाल देंगे। आइए, तो अब हम बात कर रहे हैं सघन माध्यम का, डेंसर मीडियम। तो सघन माध्यम किसको कहते हैं भाई? पहला पॉइंट हम कहते हैं सघन माध्यम उसे कहते हैं जहां प्रकाश को चलने में रुकावट उत्पन्न होता है। जहां प्रकाश को चलने में रुकावट उत्पन्न होता है। रुकावट उत्पन्न होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब ये रुकावट उत्पन्न होगा तो प्रकाश की चाल तो 3 गुना 10 और 8 नहीं रहेगा, नहीं से घट जाएगा, घट जाएगा। इस माध्यम में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से कम घट जाएगा। हाँ, घट जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि सघन माध्यम में जब प्रकाश चलेगी तब ही लंब की ओर मुड़ेगा, है ना। तो हम लिख रहे हैं सघन माध्यम में प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक है, चौथा हम लिख रहे हैं सघन माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक 1 से अधिक होगा, 1 से कम नहीं होगा, ना 1 होगा, 1 से अधिक होगा ये। ठीक है,
सघन माध्यम का वर्तनांक 1 से अधिक होगा, कम नहीं होगा उसका वर्तनांक। चलिए अब इससे ऑब्जेक्टिव आप निकाल लीजिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल होती है क्या, 3 × 10 के सवाल लिखते हैं। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसी पर ऑब्जेक्टिव देख ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं, सघन माध्यम का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव हो गया सघन माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। क्या होता है भाई, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बी में होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से अधिक होता है। सी में लिख रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से कम होता है। डी में लिख रहे हैं कोई नहीं। क्या होगा, कम होता है। 3 × 10⁸ से कम होता है। ये अब समझ जाएगा है ना। यही तो ऑब्जेक्टिव है, कोई जान नहीं है, बस ढंग से पढ़ा जाए। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ बदल रहे हैं, सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है। क्या होता है भाई, अपवर्तनांक 1 होता है, 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, 2.5 होता है। बताइए क्या होगा। एक से अधिक होगा। नहीं, मार खा गए। यहाँ 2.5 लिख दिया, तो इससे अधिक तो ये हो गया, यस तो सटीक ये हो गया। 1 से अधिक तो होवे करेगा, और यहाँ दे दिया 2.5, तो 1 से अधिक तो है ये है। अगर ये ना रहता तो ये आंसर होता, यस तो ये आंसर ये हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। अगर यही सवाल ऐसे हम कर देते, ऑप्शन में ऐसे लिखते 1 होता है, और बी में जो है 1 से कम लिख दिया, और सी में लिख दिया 1 से अधिक लिख दिया, और डी में लिख दिया कोई, तब ये सी आंसर होगा। हो जाएगा। हाँ, सी हो जाएगा। उतारिए। सर हाँ, डी नंबर जो ऑप्शन मारे हैं वो वाला होगा, इधर वाला 2.5 वाला। हाँ जी, छोड़ दे देता 2.5 सिर्फ 1 से अधिक होना इधर वाला चाहिए। ऑप्शन होगा सर। क्या चीज? अधिक तो मात्रा तो ये होगा। 1 से अधिक अगर होना चाहिए। 1 से अधिक कुछ हो सकता, तो यहाँ मियाज गरम हो रहा। मियाज गरम हो गलो रे कोड़ी, क्योंकि पढ़ा दिले मियाज गरम हो गले रे। हाँ? फायदे वाला न चीज पढ़े रे।
हो गया। चलिए अब थोड़ा सा अपवर्तनांक की बात करते हैं। माध्यम पढ़ लिया, दोनों माध्यम, विरल माध्यम पढ़ लिए, सघन माध्यम पढ़ लिए, प्रकाश कौन माध्यम से जा रहा है, कौन माध्यम में निकल रहा है, इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान की बात होती है। तो कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश किया और उसी माध्यम में आउट करेगा तो उसका अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, तो रिमार्क आप लिखेंगे। ध्यान देने वाली बात है, माध्यम से रिलेटेड संबंधित बातें हैं तो उसकी बात हम करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। रिमार्क लिखें, रिमार्क लिखते हैं मतलब ध्यान, ध्यान दें। क्या ध्यान देना है भाई? माध्यमों से संबंधित बातें, माध्यमों, माध्यमों से संबंधित बातें। इसको आप ध्यान देंगे, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी आएगा आपको और इससे न्यूमेरिकल्स भी आएगा जो एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप है। ये एकदम तुरंत बनेगा ये न्यूमेरिकल। हम कह रहे हैं कि यहाँ देखिए हम माध्यम बना रहे हैं। चलिए यहां से 3 को माध्यम हमने बना दिया। यहाँ जो है हमने पानी डाल दिया और यहाँ जो है हमने शीशा रखा और यहाँ जो है हमने ऑयल डाल दिया, OIL। ये तेल है, ये शीशा है, ये पानी है, लिक्विड है, ये हवा है और ये हवा है। इतना माध्यम हमने बांट दिया। देखिए ये हवा है, ये पानी है, ये शीशा है, ये तेल है और फिर हवा है। तो प्रकाश क्या किया, यहां से आ रहा है इसे। चलिए इसका मतलब विरल माध्यम से आ रहा है, हवा विरल माध्यम है और ये पानी में चला गया तो पानी सघन माध्यम हो गया, तभी लंब की ओर ऐसे मुड़ेगा। पढ़ाई अभी लिखा है आपको कि सघन माध्यम में जाएगा तभी लंब की ओर मुड़ेगा। अब देखिए पानी और शीशा, इन दोनों में देखिए, अब इन दोनों में देखिए कि कौन सघन कौन विरल है। अतः पानी हो गया विरल और शीशा हो गया सघन। ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये हवा और पानी को देखा तो हवा विरल हो गया, पानी सघन हो गया। अब हम पानी और शीशा को देख रहे हैं तो पानी हो गया विरल और शीशा हो गया सघन। तो जब जब यहाँ ये गुजरेगा तो और ये ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए, शीशा और तेल में देखिए, तो शीशा हो गया सघन और तेल हो गया, तो ये क्या करेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, तो ऐसे भाग जाएगा। उसके बाद देखिए तेल और हवा देखिए, तो तेल हो गया सघन और हवा हो गया विरल, तो ये क्या करेगा, तो ये और ऐसे भाग जाएगा। नहीं समझ में आया तो ज्यादा माध्यम हो गया, इसको घटा दे रहे हैं, ज्यादा कड़ा हो गया, हल्का दे रहे हैं, हल्का दे रहे हैं। खाली एगो शीशा ले रहे हैं, खाली शीशा ले रहे हैं। तो इसका अपवर्तनांक हो गया म्यू, तो अपवर्तनांक का संकेत तो म्यू होता है और ये शीशा है तो म्यू डी हमने दी। इधर हवा है तो ये हवा लिख दिया और नीचे भी हवा है तो हवा लिख दिया। ठीक है, प्रकाश जो है हवा से शीशा में जा रहा है, इसके मतलब विरल माध्यम से जो है सघन माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा ये, तो हम ऐसा अभिलंब दिखा दे रहे हैं और ये मुड़ेगा तब मुड़ कर कैसे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये सघन माध्यम है ये, और हवा फिर ये विरल माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो अब जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, तो ऐसे भाग जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक दो को बताता है। तो हम अगर अपवर्तनांक की बात करते हैं, अगर म्यू की बात करते हैं, तो ये दो चीज को बतलाता है, दो माध्यम को बतलाता है।
तो एजा से देखिए ये कहाँ से गया, हवा से गलास में, तो हिया लिखेंगे एयर लिखेंगे और हिया गलास लिखेंगे। ध्यान दीजिए एयर से गलास में गया है तो ऊपर में एयर लिख देंगे और नीचे में गलास लिख देंगे। ठीक है, हम पॉइंट लिखा रहे हैं। अब इसको हम आप तोड़िएगा तो क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ऐसे तोड़िएगा। अगर इसको हम तोड़ना चाहें इसे तोड़ना होगा। तो यहाँ एक शब्द आ रहा है, यहाँ देखिए हवा है तो हवा के सापेक्ष गलास का अपवर्तनांक हो गया। ये हो गया हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष सापेक्ष शीशा का अपवर्तनांक, शीशा का अपवर्तनांक हो गया। ध्यान दीजिए बात को, तो जो ऊपर रहेगा वो सापेक्ष होगा, ये ऊपर वाला जो रहेगा उसको सापेक्ष कहेंगे, सापेक्ष कहेंगे। माने हवा का सापेक्ष शीशा का अपवर्तनांक हुआ। इसको ऐसे पढ़ेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अगर यही कह देते शीशा का सापेक्ष हवा का, है ना, तो ये उलट जाता, ये शीशा ऊपर चला जाता और हवा नीचे आ जाता। शीशा का सापेक्ष हम कर रहे हैं, अगर हम ऐसे कर देते जी और एयर कह देते तो ये शीशा का सापेक्ष हवा का हो गया। ठीक है, ये शीशा के सापेक्ष हवा का। इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ऐसे टूटेगा। समझे? तो सापेक्ष यहाँ जो है शीशा हो गया, यह सापेक्ष हो गया, तो ऊपर वाला सापेक्ष हो गया। तो ऊपर में जो बात रहेंगे वो सापेक्ष वाला होगा। तो ये हो गया शीशा के सापेक्ष हवा का, ये हो गया हवा के सापेक्ष शीशा का। आप तोड़ने के लिए तो आप जानिए रहे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखिए नीचे एयर है तो ऊपर चला गया और ये है तो नीचे चला गया। इसको नोट करिए। इसको फिर से हम बताएंगे, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, इसको फिर से और आसान तरीका से बताते हैं। पहले इसको नोट करें। आइए, तो ये बात जो है ना समझ में नहीं आया होगा, आइए थोड़ा सा और आसान तरीके से समझाते हैं, आपको आसान तरीके से समझाते हैं। आइए आसान तरीका से हम समझाते हैं। इसको देखिए, हम ऐसे लिख दिया म्यू जी लिख दिया। जब म्यू जी लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हवा है, हम ऐसे लिख दिया, गलास को लिख दिया है और यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखे हैं, इसका मतलब हवा सब जगह है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये होगा हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष गलास का अपवर्तनांक, गलास का अपवर्तनांक। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गलास है तो यहाँ एयर लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज बा है, तो ये भी वही चीज बा हो गए। आप यहाँ हवा लिखे या ना लिखे, हवा सब जगह है, तो यह हवा के सापेक्ष गलास का हो गया। इसको तोड़ेंगे कैसे, तोड़ेंगे कैसे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसे कर दे चौथा में, यहाँ म्यू दे दिया और एयर टू एयर, तो हवा का सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, ये हो गया हवा के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। ठीक है, इसको तोड़ेंगे कैसे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो एयर हो गया और ये एयर हो गया, ये कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो हवा का जो है अपवर्तनांक 1 होता है। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो हवा है, तो हवा के सापेक्ष में गिलास का अपवर्तनांक हो गया। यहाँ हवा दे दिया तो अच्छी बात है, हवा के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक हो गया। इसको तोड़ेंगे कैसे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यहाँ देखिए, यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा है, तो हवा के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक जिसका 1 होता है, तोड़ कर दिया, इसको कट करके 1 हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत काम देगा, तुरंत काम देगा। और 5वां पॉइंट लिखते हैं, ध्यान दीजिए। ध्यान, 5वां पॉइंट, हमने यहाँ म्यू दिया और एयर से ये गलास में चला गया। ये बतला रहा है कि हवा से गलास में गया, अब फिर इसको हम दिखा दिया कि गलास से फिर एयर में आ गया। ध्यान दीजिएगा, हवा से प्रकाश गलास में गया, गलास से फिर एयर में आ गया, माने एयर में, एयर से घुसा, एयर से बाहर निकल गया। तो इसका अपवर्तनांक जो है ना 1 होगा। कैसे होगा, इसको तोड़ दीजिए। आप नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला को नीचे लिखेंगे, गुना। देखिए, नीचे एयर है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर गलास है तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये कट गया, इसका मान क्या हो जाएगा, माने जिस माध्यम में प्रवेश करता है अगर उसी माध्यम में वापस आ जाए तो उसका अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। जैसे देखिए, ये तो 2 माध्यम है, 3 माध्यम में देखते हैं। जैसे हिया से जो है हवा से ये लिक्विड में चला गया, पानी में, अब फिर जो है ये जो है लिक्विड से गलास में चला गया, अरे पानी से गलास में चला गया। अब फिर यहाँ देख रहे हैं ये गलास से फिर हवा में आ गया, तो भी 1 हो जाएगा। काहे 1 हो जाएगा, देखिए हवा से प्रवेश किया और हवा में निकल गया, तो 1 इसका मान हो जाएगा। तो इसको तोड़ के देखिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए। देखिए ये हो गया, लिक्विड हो गया, और ये जो है ये हवा हो गया, गुना गलास ऊपर चला जाएगा, तब म्यू गलास हो गया, और लिक्विड है तब म्यू जो है ये लिक्विड हो गया। यहाँ देखिए एयर ऊपर चला जाएगा, गिलास नीचे आ जाएगा, एयर ऊपर चला गया, ये गिलास नीचे आ गया। देखिए तो ये गिलास से गिलास कट गया, और ये हवा से जो है कट गया, और ये लिक्विड से ये लिक्विड कट गया। देखिए तो 1 आ गया। तो जिस माध्यम में प्रवेश करेगा और अगर उसी माध्यम में वापस चला जाता है तो उसका अपवर्तनांक 1 होता है। ठीक है, तो यही बात है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, कल इस पर जो है हिसाब बनेगा जो ऑब्जेक्टिव में ये काम देगा। जब बच्चा को सवाल मिल, ये छठा लिक्विड है, फिर लिक्विड से गलास है, फिर गलास से एयर है, माने एयर से घुसा है और एयर से बाहर निकल गया, तो 1 हो जाएगा। अब इसको तोड़ना है तो नीचे वाला ऊपर आ गया, लिक्विड ऊपर चला गया, एयर नीचे आ गया। यहाँ देखिए गलास है तो ऊपर गलास आ गया, ये लिक्विड है तो नीचे आ गया। यहाँ देखिए हवा है तो ऊपर हवा चला गया, गलास है ऊपर तो नीचे आ गया। गलास से गलास काटा, एयर से एयर काटा, लिक्विड से लिक्विड, 1 हो गया। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, कल इस जो है न्यूमेरिकल्स बनाएंगे छोटा छोटा, जो काम देगा आपको, ऑब्जेक्टिव में ये काम देगा, और इस पर हिस्सा बनेंगे। ठीक है, तो ये माध्यम हो गया, अपवर्तनांक की बात हुई है। अभी तो 2 चीज पे पढ़ाया है, अपवर्तन कौन, ये अपवर्तन का नियम और माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। तो माध्यम को थोड़ा सा और ढंग से पढ़ लिया हमने, तो ये बात होता है। थोड़ा सा इस पर और ट्रिक्स ध्यान दीजिए, ट्रिक्स ध्यान दीजिए। देखिए तो ये एयर है, ये गलास है, अगर इसको ऊपर कर दीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एयर से ये गलास से है, ये इन्हें फेंक दीजिए तो ये 1 ये हो जाएगा गलास से एयर। देखिए तो इसको उन्हें फेंक दिया तो बटा में चला गया वो, है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इसका मूड़ी जो है हवा है
अब पूछ जो है गिलास है। अगर इसको आप बदलना चाहते हैं, ये मूड़ी हवा है, अब पैर इसका गिलास है। यहाँ देखिए उलट दिया है, मूड़ी को गिलास कर दिया है, पैर को हवा करना चाहते हैं, इसको उलटना चाहते हैं, तो 1 कर दीजिएगा तो ये मान उलट जाएगा। देखिए ये मान क्या है, इसका मूड़ी गिलास है, पैर हवा है। आपने क्या कर दिया, मूड़ी को हवा करना चाहते हैं, गिलास को पैर करना चाहते हैं, तो 1 में इसको उलट दीजिएगा तो ये मान आ जाएगा। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, जब इस पर हिसाब देंगे तो फटाफट समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक बार पढ़ के आइएगा, और बोर्ड पर ऐसे लिख देते हैं और इस पर हिसाब चलेंगे तो फटाफट जवाब देने लगेगा। तो आज की सभा यहीं तक रखते हैं, थोड़ा देख करके आइएगा। ठीक है, इसको देख करके आइए। ठीक है सर।